नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांवों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की करेंगे शुरुआत। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक मिशन मोड में चलाया जाएगा ये विशेष अभियान। बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में भारत चीन सीमा की मौजूदा स्थिति पर की गई चर्चा। राजनीतिक दलों का सरकार को समर्थन। प्रधानमंत्री ने सीमा पर किसी भी तरह की घुसपैठ न होने का दिया आश्वासन। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा, भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी प्रयास जारी। हैदराबाद स्थित वायुसेना एकेडमी में संयुक्त स्नातक परेड के आयोजन में दी गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि। कहा, उनका बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ। 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत की हासिल। कांग्रेस और YSR कांग्रेस की झोली में आई 4-4 सीटें। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयी घोषित। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भी जीते। केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर होम आइसोलेशन के नियमों का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जमीनी स्तर पर दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी में कोविड-19 के मरीज के लिए होम क्वारंटाइन के तहत 5 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन को किया अनिवार्य। भारत में कोरोना से रिकवरी की दर बढ़कर हुई 54.12%। अब तक 2,13,830 मरीजों ने कोरोना को दी मात। देश में अब 1,68,269 सक्रिय मामले, 12,948 लोगों की मौत। और दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित मामलों की संख्या 86,29,000 के पार। 4,58,000 लोगों की महामारी की चपेट में आने से हुई मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित। WHO ने कहा, प्रतिबंध हटाते वक्त बेहद सावधानी बरतने की जरूरत। सिकोवाबाद में स्थानीय अधिकारियों ने कोरोना महामारी के चलते नगर में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया था। 72 घंटे के लिए बाजार पूरी तरह बंद रहा। 72 घंटे की अवधि आज रात समाप्त हो रही है। रविवार को बाजार खुलेगा या नहीं ये अभी तक तय नहीं है और ना ही अधिकारियों ने कोई गाइडलाइन जारी की है। इससे व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि रविवार को बाजार खुलेगा या नहीं ये अभी तक किसी ने नहीं बताया है। हालांकि अभी इस समय सिकोवाबाद में आधा दर्जन व्यापार मंडल हैं और किसी के पास बाजार खुलने से संबंधित कोई जानकारी मौजूद नहीं है। दुकानों में भरा सामान चूहे बर्बाद कर रहे हैं। व्यापारी बर्बादी की ओर जा चुका है। लेबर को घर बैठे तनख्वाह देनी पड़ रही है। अब ऐसे में व्यापारी करे तो क्या करे। 72 घंटे में जिन जिन दुकानदारों ने दुकानें खोली उनका चालान भी किया गया। यूपी के जनपद मऊ में रानीपुर ब्लॉक के कमरवा गांव में 10 लाख रुपए से मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों में वित्तीय अनियमितता उजागर होने के बाद आखिरकार तत्कालीन बीडीओ रानीपुर समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई, जिसमें 3 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई कमरवा गांव में भारी अनियमितता मिलने पर की गई है।
आपको बता दें कि कमरवा गांव में खरंजा में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया था। शिकायत मिलने पर 10 जून को जिलाधिकारी ने गांव का निरीक्षण किया। 10 लाख रुपए का गबन का मामला आने पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा के निर्देशन में सभी सम्मिलित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए जिला विकास अधिकारी विजय शंकर राय, जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश किया गया था। वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कमरवा गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी विजय शंकर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। मामले में ग्राम प्रधान गोविंद राम को नोटिस देकर 1 माह के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए गए हैं। उधर तत्कालीन बीडीओ हरिवंश प्रसाद और लेखा सहायक को निलंबित करने की संस्तुति भी कर दी गई है। मामले में संलिप्त संविदा कर्मचारी एपीओ मनरेगा असलम परवेज अंसारी, तकनीकी सहायक अजय कुमार, रोजगार सेवक मंजू देवी को बर्खास्त कर दिया गया है। फिरोजाबाद में शनिवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल है जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुई। फिरोजाबाद जनपद के थाना नसीरपुर इलाके में हाईवे पर एक ट्रक खड़ा हुआ था। आगरा से लखनऊ की ओर जा रही कार इस ट्रक में जा टकराई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही यूपीडा के कर्मचारी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। मरने वालों में रविनेश पांडे, रूबी, लक्ष्मी पांडे, केशव पांडे, नंदिनी पांडे हैं। ये सभी गुसौरा थाना मौजा इलाहाबाद के रहने वाले हैं, जबकि महिला प्रियंका पांडे घायल है। महिला रूबी को दिल्ली इलाज के लिए ले गए थे। ये सभी दिल्ली से कार द्वारा लौट रहे थे। ये सुबह करीब 5:30 बजे की सूचना आई थी हम लोगों के पास कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, जिसमें एक 4 व्हीलर गाड़ी इयॉन गाड़ी जो कि आगरा की तरफ से आ रही थी और 53 किलोमीटर लैंडमार्क पे इसका एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ पे जो मौके पे स्थिति थी, गाड़ी बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त और उसमें 6 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है और 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें से एक और व्यक्ति की कैजुअलिटी वहाँ पे हो गई है। तो कुल मिला के इस घटना में 5 लोगों की डेथ हुई और एक जिसमें अभी गंभीर रूप से घायल है। और यहाँ मौके से एक ट्रक का नंबर प्लेट मिला है जो राजस्थान का है, जिसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और परिवारीजनों को सूचित किया गया, हम लोग संपर्क। कहाँ पर चूक लग रही थी, कैसे हुआ होगा हादसा लगभग? जो मौके पे लग रहा है कि संभवतः ये गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड में आ रही थी और इसने जो है जो नंबर प्लेट ट्रक का मिला उसको पीछे से टक्कर मारी है, जिसमें ये घटना हुई। यूपी के एटा में जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर हाईवे पर निर्माणाधीन पुल के 4 गाटर शाम को अचानक भरभराकर गिर गए। इससे निर्माण कार्य में लगी एक हाइड्रा मशीन और एक पिकअप सहित 4 वाहन दब गए। पिकअप से 2 शव निकाले गए हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 3 घायलों को निकाला गया है। थाना मलावन क्षेत्र के गांव छचैना पर निर्माणाधीन हाईवे पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। शाम को पुल के पास हाइड्रा मशीन से सामान रखा जा रहा था कि अचानक 4 गाटर नीचे गिर गए। गाटरों के नीचे 3 वाहन दब गए। इसमें एक पिकअप, पुल पर काम करने वाली मशीन, एक बाइक। अभी तक 2 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। गाटर गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। गाटरों का वजन इतना भारी है, इन्हें हटाने के लिए प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दूसरी ओर हादसा होते ही पुल पर काम कर रहे अन्य कर्मचारी भाग निकले। कितने लोग काम कर रहे थे, वहां पर कौन व्यवस्था देख रहा था, किसी को नहीं पता।
हाइड्रा चला रहे मनवीर ने बताया कि अचानक गार्टर गिर गए। इसमें 3 वाहन दबे हुए हैं। पिकअप में 4 लोगों के अलावा पुल पर काम कर रहे 2-3 लोग हैं। अचानक गार्टर कैसे गिर गया, इसकी जानकारी मनवीर नहीं दे सका। ये अलीगढ़ से कानपुर जो ओल्ड जीटी रोड है, इसका चौड़ीकरण आजकल NHAI की तरफ से किया जा रहा है। PNC कंपनी को जो आगरा की है उसको इसका ठेका मिला हुआ है। लगभग 2 साल से इस पर काम चल रहा है। ये 4 गर्डर, यहाँ एक ओवरब्रिज जो निर्माणाधीन था उसके 4 गर्डर 20 दिन पहले रखे गए थे। आज कंपनी के जो ठेकेदार हैं उनकी तरफ से एक हाइड्रा से कुछ कर्मचारी उन 4 गर्डर को आपस में जोड़ने का काम लगभग शाम के 7 बजे कर रहे थे। उसी समय असंतुलन की वजह से एक गर्डर से दूसरे गर्डर को टच करते हुए ये 4 गर्डर बारी बारी से गिरे हैं। उसी समय एक मैक्स पिकअप गाड़ी जिस पे पीछे भूसा लदा हुआ था, उसमें 2 व्यक्ति सवार थे, तो वो चपेट में आई और उसमें सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हुई गई। जैसी सूचना मिली थी जिलाधिकारी महोदय और यहाँ पुलिस बल, हम सारे लोग यहाँ मौके पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए थे। तो उन दोनों लोगों को शव को मार्चरी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनकी शिनाख्त करवा रहे हैं। गाड़ी यहीं एटा के नंबर की है, तो गाड़ी मालिक का भी पता किया जा रहा है। उन परिजनों को बुला के जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो वैधानिक कार्रवाई FIR और अन्य जो मुआवजे के प्रावधान हैं वो सब इनको दिलवाए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के अधिकारी जब भी ये काम करते हैं तो वो ट्रैफिक डाइवर्ट करने के बारे में समय पे सूचना देते हैं। उस हिसाब से ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया जाता है। क्योंकि इनके गर्डर 20 दिन पहले रखे गए थे और उस समय इन्होंने सूचना दी थी, तो उस समय ट्रैफिक रोक के फिर इनके गर्डर रखवाए गए थे। आज जो ये काम कर रहे थे इसके बारे में स्थानीय पुलिस को, थाना पुलिस मलावन को इन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी और ये जो भी लापरवाही रही है इसके बारे में विधिवत जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मजिस्ट्रेटी जाँच का आदेश दिया गया है। उसकी छानबीन होगी, उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई दंडात्मक वो अमल में लाई जाएगी। बाकी जो अन्य इनके मुआवजे से संबंधित अन्य प्रावधान है उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय खुद अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। देखिए, इस घटना में 2 लोगों की डेथ हुई है और दोनों डेड बॉडी निकाल के क्रेन से इसको जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। ये पुरानी GT रोड है जिसमें फ्लाईओवर बना रहे थे, NHAI की तरफ से बनाया जा रहा था, लेकिन कंपनी PNC है उसके द्वारा निर्माण कार्य जारी था। ये तो 4 गार्डर जो है उस पर लगाए गए थे, पहले से उसको जोड़ रहे थे। हाइड्रा मशीन से कुछ सामान पहुंचा रहे हैं, उसी समय जो है डिस्टर्ब हुआ है। 4 गार्डर एक एक करके गिर गए। तो उसी दौरान एक गाड़ी पिकअप मैक्स जो है उसके अंदर से गुजर रही थी, तो एक जो है गार्डर उसी के ऊपर गिर गया है। तो उसको बाद में क्रेन से उसको निकलवा करके उसको हम लोगों ने डेड बॉडी 2 मिली है, दोनों को हम लोगों ने जिला अस्पताल भिजवा दिया। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर उपजे तनाव पर बातचीत के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान सरकार की तरफ से सभी दलों को गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच ताजा स्थिति से अवगत कराया गया। लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सीमा पर स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ भारत के मौजूदा रिश्तों को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दलों से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार के लिए भारत की संप्रभुता और अखंडता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक में कम से कम 20 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, एनसीपी के शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बैठक में हिस्सा लिया। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, डी राजा, जगमोहन रेड्डी, के चंद्रशेखर राव, प्रेम सिंह तमांग और MK स्टालिन भी प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए। सरकार की तरफ से विपक्षी दलों के नेताओं को भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही कहा गया कि सीमा पर तनाव को कम करने के लिए राजनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत का दौर जारी है। विपक्षी दलों की तरफ से सरकार को कई सुझाव भी दिए गए। इस मसले पर सभी दलों ने सरकार को एक मत से सहयोग देने की बात भी कही।
इस वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी केंद्रीय मंत्रियों और विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने सीमा पर देश की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर सोमवार रात को चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया था। इस दौरान 20 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। भारत ने इसे चीन की सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से रची गई साजिश बताया है। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा
हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पश्चिमी यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं प्रेम प्रसंग तो कहीं घर में घुसकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर जनपद में छपार थाना क्षेत्र के गांव सिसोना में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की पीटने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। युवक का शव प्रेमिका के घर की छत पर पड़ा मिला। 23 वर्षीय राजन पड़ोसी ईश विद्यालय के यहाँ ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। घर आने जाने के दौरान राजन का प्रेम प्रसंग उसकी बेटी से हो गया। इसकी जानकारी दोनों परिवारों को भी थी। देर रात करीब 3 बजे राजन अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। उसी समय युवती के परिजनों ने उसे देख लिया। प्रेमिका के परिजनों ने राजन को पहले तो लाठी डंडों से पीटा और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद राजन पर चोरी के इरादे से घर में घुसने का आरोप लगाते हुए शोर मचा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो राजन के परिजनों ने युवती पक्ष पर उसे घर में बुलाने और हत्या करने का आरोप लगाया। राजन की मां ने युवती के पिता ईश विद्यालय के अलावा
विमल, रोहित, ललित, देशराज को नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने हत्यारोपी ईसुदयाल और देशराज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। दोनों पक्ष एक ही जाति के बताए जा रहे हैं। LAC पर चीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। वहीं जवानों की मुस्तैदी से दोनों को करारा जवाब मिल रहा है। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश तेज कर दी है। हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की एक ऐसी ही नापाक हरकत का खुलासा हुआ है। यहाँ सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। हीरानगर सेक्टर के रठुआ गांव में सुबह 5 बजे के करीब एक ड्रोन दिखा। इसके बाद मुस्तैद जवानों ने देर न करते हुए इसे मार गिराया। इस ड्रोन से 1 राइफल, 2 मैगजीन, 8 कारतूस, 7 ग्रेनेड और चीनी निर्मित 4 बैटरी बरामद हुई हैं। कहा जा रहा है कि आतंकियों को घुसपैठ कराने से लेकर BSF की तैनाती पर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान ने ऐसी घिनौनी हरकत की है। साथ ही ड्रोन से बरामद हथियारों को किसी आतंकी या उनके मददगारों तक पहुंचाए जाने की साजिश की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की साजिशें रच रहा है। इसी क्रम में वह आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहता है। लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र के उत्तरगोना गांव में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर तेज धमाके के साथ फट गया। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं धमाके से बॉयलर की छत उड़ गई। पुलिस और अग्निशमन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2.5 घंटे में सभी को सुरक्षित निकाला। DCP पूर्वी सोमेन वर्मा के मुताबिक रात 8 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फट गया है। इस पर पुलिस और अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। हादसे में फतेहपुर निवासी सुपरवाइजर 40 वर्षीय शिवरू पाल की मौत हो गई। वहीं उतरौना गांव की साबिरा, सूबी, सबीना और आसमान घायल हो गई हैं। पुलिस ने घायलों को तत्काल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचाया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में गूंज सुनाई दी। तेज धमाके से आसपास के गांव उतरौना में 11 घरों के शीशे टूट गए। दहशत में आए लोग भागकर घरों से बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी। धमाके से कई घरों में दरारें भी पड़ गई हैं। एहतियातन पुलिस ने उतरौना गांव के एक हिस्सों को खाली करा लिया है। यूपी के संभल में ऑपरेशन JCB के अंतर्गत अपराधियों की धरपकड़ जारी है। अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में चंदौसी, बनियाठेर, असमोली थाना क्षेत्रों में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। छापामार कार्रवाई के दौरान तीसरी बार अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 90 बने अधबने हथियार, 73 कारतूस भी बरामद किए हैं। ज़्यादा जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया, जनपद संभल में लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। JCB अभियान के तहत लगातार जो इलीगल वेपन यूज कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। और इसी क्रम में आज फिर शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है जो अवैध शस्त्र बना करके क्षेत्र में बेचते थे, जिसमें लगातार ये लोग आर्थिक लाभ के लिए कम दामों में अवैध शस्त्र बना कर बेचते थे, जिसमें राइफल 20,000 में, 12 बोर के तमंचे 4,000 में, 315 बोर के तमंचे 5,000 में और बंदूक 13,000 रुपये में बना करके बेचते थे। और लगातार ये सप्लाई कर रहे थे, जिसमें आपसी विवाद में या छोटे मोटे झगड़ों में लोग इन अवैध असलों का प्रयोग करके एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते थे और नुकसान पहुँचाते थे। इसी क्रम में ये अभियान जारी है और आज 3 शस्त्र फैक्ट्री, एक असमौली में अचौड़ा कंपोह के पास अमरूद के आम के बाग में, और बनियाठेर थाना में जंगल मोहल्ला फूलबाग के पास नरौली में, और चंदौसी में ग्राम करेली रोड लखपत के बंद पड़े भट्ठे में, वहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ बन रही थी। वहाँ से पकड़ा गया इन लोगों को और भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। और पूरे जनपद में भी अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में पूरे 48 बने और 42 अधबने कुल 90 अवैध शस्त्र और 73 कारतूस बरामद किए गए हैं। इन सभी अपराधियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा।
क्षेत्र में जितने भी बदमाश हैं या बनाने वाले या असलहा लेकर चलने वाले, उनके खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए।